नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ की खास पेशकश, जिसे लेकर हम हाजिर होते हैं हर रविवार रात 8 बजे। नाम है इसका अनकही बातें और ये शो उन खास व्यक्तित्वों पर आधारित है जिनके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। अनकही बातें में आज हम पलटेंगे कुछ खास पन्ने खास शख्सियतों से मिलकर। हमारे साथ हैं डीएसपी अजाक गौरव पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी महिला सेल डीएसपी सोनम पाटिल जी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और इस शो की शुरुआत करते हैं, चूँकि आप दोनों का बड़ा प्यारा सा कपल है, तो ये कपल सबसे पहले कपल के रूप में कैसे जुड़ा ये बताएं। ओके, एक्चुअली हम लोग जो है डीएसपी की जो ट्रेनिंग हमारी साथ में हुई है, तो एक्चुअली लगता लोगों को ये है कि हमारी लव मैरिज है, मगर ऐसा है नहीं। एक्चुअली हम लोगों की अरेंज्ड मैरिज है और एक मेरी फ्रेंड है, डिप्टी कलेक्टर है, तो उनके माध्यम से हमारा रिश्ता जुड़ा था। सोनम जी आप बताएं। हाँ, जैसा सर कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग एक्चुअली एकेडमी में साथ में थे, ट्रेनिंग साथ में चल रही थी, सेम बैच में ट्रेनिंग कर रहे थे, बट कभी इस तरीके का ऐसा कुछ रहा नहीं। बट सर पहले बैतूल में पोस्टेड रहे और मैं बैतूल से बिलोंग करती हूँ, तो कुछ लोग जानते भी थे कि हाँ एज अ डीएसपी सर भी है, तो वैसी बात आगे आई, एक दो तरीके से लोगों से पता भी चला। और जैसे सर ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर सर की फ्रेंड थी, तो उसके थ्रू फिर पता चला, तो ऐसे ही फिर हम लोग का बात आगे बढ़ी और फिर फाइनली एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम ट्रेनिंग जब मैंने ज्वाइन किया था, एक्चुअली मेरा एक बैच मैडम से ऊपर है, और जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो पता तो सब था मुझे, मैडम भी हैं और भी बैचमेट्स हैं, कभी ऐसी बात नहीं हुई हमारी। और जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी तब हमारे पेरेंट्स ने बात की, उसके बाद फिर हम लोगों ने मुलाकात फिर स्टार्ट की, फिर बात आगे बढ़ी। अच्छा, तो इस तरह बात आगे बढ़ी। लेकिन अब बात आपके जन्म से हम इस सिलसिले को जानना चाहें, इस सफ़र को जानना चाहें, तो जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, कहाँ हुई, और इस सफ़र तक आने की कहानी बताएं। एक्चुअली मेरा जन्म जो है छिंदवाड़ा ज़िले में एक छोटा सा गांव है दिलावर मोहगांव, तहसील चांद लगती है, वहाँ पर हुआ है। और एजुकेशन एक्चुअली मेरा जो है बहुत डाइवर्स रहा है। बेसिक एजुकेशन जो है मेरा चांद में हुआ है, चूँकि मेरा जो गांव है वहाँ पे स्कूल भी जो है 5वीं तक है अभी भी, तो एजुकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था वहाँ पर। तो वहाँ से 8 किलोमीटर एक तहसील है चांद, तो वहाँ मेरा एजुकेशन हुआ। तो कुछ एजुकेशन मैंने वहाँ किया। फादर जो है फिर पार्टीशन के बाद ट्रांसफ़र उनका हो गया था छत्तीसगढ़, दरभा बस्तर, तो 1-2 साल में वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर एक्चुअली मेरा जो था मीडियम हिंदी मीडियम था, तो 8th तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। उसके बाद 9th ऑनवर्ड्स मैं सीबीएसई ज्वाइन कर लिया, वो छिंदवाड़ा में पढ़ा हूँ। डीएसपी बनने तक की क्या स्टोरी रही? डीएसपी बनने की तक की स्टोरी ऐसा था कि मैंने ग्रेजुएशन जो है अपना जेईसी से किया है जबलपुर से। उसके बाद मैंने एमए भी किया है अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमेशा से था दिमाग में कि सिविल सर्विसेज में जाना है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था, क्योंकि घर पे फादर जो है वो प्रिंसिपल है, संकुल प्रचार हैं, तो उनसे भी सीखने को मिलता था, एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो हमेशा से था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, और भी अधिकारियों के बारे में पढ़ते थे, न्यूज़ में पढ़ते थे, तो लगता था कि यार नहीं, सिविल सर्विसेज में हम जाकर सोसाइटी को कुछ अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। और माहौल भी, परिदृश्य भी ऐसा था हमारा, सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि सब कुछ देखा था हमने और सोचा कि ये चलो कुछ अच्छा कर सकते हैं हम सोसाइटी के लिए सिविल सर्विसेज में जाके। तो बस यही था रीज़न। मैडम आपका कब सिलेक्शन हुआ, आप सिविल सर्विसेज में कैसे आई? मेरा सिलेक्शन 2017 पीएससी के थ्रू हुआ है, जिसमें मुझे डीएसपी की पोस्ट मिली थी। इसके पहले भी मेरा पीएससी में सिलेक्शन हुआ था, जिसके थ्रू मैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने ये अटैम्प्ट दिया तो फिर मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, और डीएसपी में सिलेक्शन होने के बाद फिर 2018 से हम लोग फिर ट्रेनिंग पीरियड में चले गए थे। तो फिर ट्रेनिंग रहती है हम लोग की 2 साल की। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मेरी पहली पोस्टिंग हरदा हुई थी। हरदा के बाद फिर मैंने अप्रैल 2022 में फिर बालाघाट अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था। जी, और सर से तो चूंकि बातचीत में ये भी हम दर्शकों को बताएं कि इससे पहले जब हम ऐसे एक कैजुअल टॉक्स कर रहे थे तो पता चला कि सर अलग अलग क्षेत्रों से, जैसा सर ने कहा कि पढ़ाई बड़ी अलग अलग क्षेत्रों से हुई, ऐसे ही जॉब भी बड़े अलग अलग क्षेत्रों से होकर वो यहाँ तक आए हैं। पहली जॉब कौन सी की? मैडम मेरी पहली जो जॉब थी वो बाल विकास परियोजना अधिकारी थी, जिसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी रीवा डिस्ट्रिक्ट में, त्योथर में मैं पोस्टेड था। मेरी वो फर्स्ट जॉब थी।
कुछ समय मैंने वहाँ पर काम किया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया नायब तहसीलदार के लिए। तो वो मैं सर्व किया था मुल्ताई में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभा 2018 के वक्त में वहाँ था पोस्टेड। एंड देन फिर उसके बाद मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं प्रोविज़न मेरा फिर झाबुआ में कटा, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होके मुझे बालाघाट मिला डीएसपी एजे के। जी, तो और ये सिलसिला चलता रहा। ये कब, मतलब ये दिमाग में था आपके कि मुझे पुलिस सेवा में ही जाना है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस वाला बनूंगा, बिल्कुल भी। मुझे मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, और ना ही मेरे घर वालों को लगता था कि मैं पुलिस में जाऊंगा तो कैसा करूंगा, और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था अपने आप। हाँ, ये था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। अब जब इस तरफ आए, इस फील्ड में आए, तो मतलब जैसी सिचुएशन उस हिसाब से ढलते गए, और अभी ढल भी रहे हैं। मैम आप बताएं, आपने सोचा था कि मैं भैया पुलिस की वर्दी लेनी है बस? पुलिस का तो नहीं था, बट 12th से ये डिसाइडेड था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, क्योंकि घर में पापा मेरे बैंक में रहे थे, तो शुरू से मेरे यहाँ पे कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं, तो एक उनको देखा है। फिर पापा भी बहुत मोटिवेट करते रहते थे कि यही एकमात्र ऐसा होता है, ऐसी जॉब है जिसके थ्रू आप कुछ चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, या आपको जो भी चीज़ें करनी है आप इजीली कर सकते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। और फिर प्रिपरेशन तो मैंने खैर कॉलेज के साथ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी थी, जैसे करंट अफेयर पढ़ना, जनरल नॉलेज के पढ़ना, MPGS वगैरह मैंने ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर दिया था। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मैंने कोचिंग करी थी इंदौर से, और कोचिंग के बाद फिर सिलेक्शन हो गया। बट पुलिस का एज सच नहीं सोचा था कि पुलिस में ही सिलेक्शन होगा। अच्छा, आप बताएं, जब बन गए पुलिस तो अब आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सब? वो क्या है, फिराक साहब हैं, उनका शायरी गोरखपुरी, उनकी बहुत अच्छी लाइन है कि आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, जब पी ली शराब तो संजीदा हो गए। तो बात वही हुई कि तो बात यही है कि सिचुएशन के हिसाब से अब ढल गए हैं, और ढल भी रहे हैं। और पुलिस भी ऐसा है कि आप सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। पुलिस में आप डायरेक्टली जो है एक पीड़ित को भी आप अच्छा कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था, ये तो था, मगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सोचा था, मगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी कुछ कर सकते हैं पीड़ितों के लिए। बिल्कुल। और ख़ासकर सोनम जी आपसे बात करें, महिला सेल डीएसपी हैं आप, और आप भी दोनों इतने सेंसिटिव डीएसपी हैं। क्या कुछ ख़ास परेशानी आप देखती हैं समाज में महिलाओं को लेकर, जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, और कितना चैलेंजिंग है आपका जॉब? महिला संबंधी अपराध अगर हम लोग आज के सिनेरियो में देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि महिलाओं में अवेयरनेस इतनी आ गई है कि अगर उनके खिलाफ़ कोई भी अपराध होता है तो वो खुल कर के अब थाने आकर के अपनी कायमी करवा लेती है। पहले ये चीज़ नहीं होती थी। पहले बच्चियों के साथ कितने सारे क्राइम होते थे, महिलाओं के साथ होते थे, घरेलू हिंसा हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, वो लोग सामने खुलकर नहीं आती थी। लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो लोग आकर के अपने बारे में ईजीली जानकारी देते हैं या अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं। तो चैलेंजेस तो अभी भी बहुत सारे हैं कि उन लोगों को अभी भी मेन स्ट्रीम में लाना है जिनको इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, जो अभी भी प्रताड़ित हो रही है। और कुछ हद तक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं अभी बहुत अच्छी मेन स्ट्रीम में आ चुकी है। तो एक अच्छी अप्रोच भी है ये पुलिसिंग की। जी, कुछ इनोवेटिव कर रही हैं आप? हाँ, मैंने अभी एक बुक प्रिंट करवाई है, और वो बेसिकली महिला संबंधी अपराध से ही रिलेटेड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चियों को, महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि कौन कौन सा अपराध की श्रेणी में आता है। कोई आपको छू करके चले जाए, कोई ऐसे अपशब्द बोल दे, राह चलते आपको कोई छेड़छाड़ कर दे, तो ये पहले नहीं पता होता था कि ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके बारे में जागरूकता नहीं है। तो एक बुक मैंने इसीलिए एक प्रिंट करवाई है जिसको मैं पब्लिश कराऊंगी, और उसमें यही है कि किस तरीके से महिला संबंधी अपराध होते हैं, आपको क्या क्या उसमें पुलिस की तरफ से क्या क्या सहायता मिली है। जैसे ऊर्जा डेस्क हम लोगों ने हर थाने में इस्टेब्लिश करी है, वो ऊर्जा डेस्क में आप जाकर के अपनी कायमी करवा सकती, क्योंकि वहाँ पे एक महिला अधिकारी ही रहेगी जो आपकी बातों को सुनेगी। कई बार पुरुषों के सामने संकोच करती है महिलाएं, बच्चियाँ बोलने में, तो वो ऊर्जा डेस्क के बारे में जानकारी दी गई है। इस तरीके से एक बुक हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं जो कि सभी स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी में और जो छात्रावास है बालिकाओं के लिए, वहाँ पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे ताकि और अवेयरनेस जनरेट हो। जी, गौरव जी, आप भी चूंकि अजाक डीएसपी हैं और अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य का हमारा बालाघाट ज़िला है, क्या कुछ ऐसा कुछ ख़ास मामला इस वक्त याद आता हो जिसे आपने बड़े अच्छे से हैंडल किया हो, या कुछ ऐसे मानस पटल पर कुछ अंकित हो, वो बताएं?
एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ही मुझे 2 साल हुआ है बालाघाट में एज अ DSP AJ के। तो बालाघाट ज़िले में ये देखने को मिला है कि क्राइम का रेशो इसमें जो है काफ़ी मतलब होते हैं क्राइम, क्योंकि बाहुल क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है ये। मगर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है क्राइम का जो केसेस हैं, नंबर ऑफ़ केसेस हैं, वो कम हो रहे हैं। तो उसमें हम काफ़ी इनिशिएटिव हमारे तरफ से भी रहते हैं, अलग डिफरेंट इनिशिएटिव हम लोग करते हैं। जैसे आजाद के तरफ से जन जागरण शिविर रहता है, वो हर महीने हम लोग करते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में करते हैं जहाँ पर क्राइम ट्राइबल क्षेत्र में ज़्यादा हो रहे हैं, वो चिन्हित करते हैं। हम उनको हॉटस्पॉट बोलते हैं, और या फिर ज़्यादा क्राइम होता है तो एक्सट्रीम हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में हम अपना शिविर लगाते हैं, हमारी टीम जाती है। इसके बाद हम मॉनिटरिंग टीम गठित करते हैं जब भी कोई FIR दर्ज होती है। उसमें हमारा ये रहता है कि कोई भी विटनेस या विक्टिम को वो ना करे, अपना बहलाए ना, फुसलाए ना, और अपना हॉस्टाइल ना करें, मतलब हॉस्टाइल, हाँ, कोई दबाव, अनड्यू उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से हम कोशिशें करते हैं। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण की हमारे यहाँ बैठक होती हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन सभी को बुलाते हैं, और जो भी ट्राइबल्स पीपल की जो समस्याएं होती है, जैसे कोई भी PT इश्यूज़ जो रहते हैं, तो उसको हम एड्रेस करते हैं उसके माध्यम से। जी। दोनों के आप बड़े के जो जॉब हैं, जो कार्यक्षेत्र है, बड़ा ही चैलेंजिंग है और बहुत संवेदनशील भी है। इन सब के इतर जब घर पहुंचते हैं आप दोनों, किस तरह का एक माहौल होता है घर में? और सबसे पहली बात तो घर में कौन कौन है ये भी जानना चाहेंगे। ये बताएं। अभी बालाघाट पे तो हम दोनों ही रहते हैं, बट पेरेंट्स का आना जाना लगा रहता है। और जनरली जैसे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना या बैलेंस करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क तो है इस जॉब के साथ। बट हम लोग जैसे कि अगर प्रोफेशनली रहते हैं तब हम लोग अपना जॉब उतनी 100% के साथ देते हैं, और जैसे ही फिर हम लोग पर्सनल लाइफ में या जब हम लोग वापस आते हैं तो जॉब को वहीं छोड़ करके अपनी पर्सनल लाइफ में फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल लाइफ में वैसे ही रहते हैं जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस तरीके से, और बाहर जब हम लोग प्रोफेशनली रहते हैं तो उस तरीके से फिर हम लोग रहते हैं। गौरव जी बताएं, सोनम जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम बिल्कुल नॉर्मल कपल्स की तरह रहते हैं। ये बताइए, शॉपिंग कितनी करवाती सोनम जी? शॉपिंग खैर ये है कि मैडम की भी सैलरी आती है तो ज़्यादा ऐसा लोड पड़ता नहीं है हमें। बाकी ये है कि करते हैं, जब भी मौका मिलता है हम लोग शॉपिंग करते हैं काफ़ी। आप दोनों के क्या है? मेरे शौक़ तो ये है कि जैसे अब मैं बताऊं कि जैसे मैं MPPSC का इंटरव्यू था, तो शौक़ भी था, हॉबी भी थी कि मुझे शेर व शायरी पढ़ना बड़ा मैं लिखता भी हूँ। हिंदू उर्दू मुझे काफ़ी पसंद है जुआ, और इसके अलावा बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं हम लोग, रनिंग करना पसंद है। मैडम योगा करती है, मैडम मेडिटेशन भी करती है। तो ये हमारे एक्स्ट्रा का जो काम रहते हैं वो करते हैं हम लोग अपार्ट फ्रॉम जॉब। ओके, आप दोनों DSP की पोस्ट पर हैं, ठीक है, लेकिन बॉस घर में कौन किसका, ये बताएं। एक्चुअली बॉस ऐसा है कि एक इंटरव्यू देखा था मैंने, आशीष नेहरा का, क्रिकेटर है वो, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बड़े बड़े काम रहते हैं ना वो मैं देखता हूँ, मतलब आशीष नेहरा देखते हैं, और जो छोटे छोटे काम है वो उनकी वाइफ देखती है। तो बड़े बड़े काम में क्या है कि आज खाना क्या बनेगा, है ना, आज कहाँ जाना है, ये बड़े बड़े काम हैं। और छोटे छोटे काम जैसे मैडम देखती है जो वो कि आज प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, ये बड़े बड़े काम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट बेसिकली मैं देखती हूँ, और खर्चा वाला पार्ट सर का रहता है। बहुत बढ़िया। हमारा LHS = RHS, ऐसा कुछ नहीं, कोई बॉस नहीं है, दोनों बढ़िया बैलेंस करके हम लोग चलते रहते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये तो रही बात आपकी लाइफ को बैलेंस करने की। बालाघाट के विषय में कुछ बताएं। आप दोनों इस DSP पद पर हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस क्षेत्र के बारे में क्या कुछ ऑब्जर्व किया? फर्स्ट टाइम जब मैं ज्वाइनिंग करने आया था, मेरा पहला था यहाँ पर टूर बालाघाट में, तो मैं ड्राइव करते खुद ही आया था, और मैं ड्राइव करते करते आगे तक निकल गया, भरवेली पहुँच गया। मुझे पता ही नहीं चला बालाघाट कब आया, क्योंकि इतनी ग्रीनरी मैंने कहीं देखा नहीं था। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मतलब प्रॉपर एक जो डिस्ट्रिक्ट माइंड में रहता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स होगी, शॉप्स होंगे, ये होंगे वो होंगे, मुझे चहल पहल दिखी ही नहीं। तो यहाँ का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी ग्रीनरी है, ये है, वो पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि बालाघाट को स्पोर्ट्स कैपिटल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स इंटीरियर में भी इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, मतलब ट्राइबल बच्चे खेलते हैं और भी लोग खेलते हैं, फुटबॉल है, चाहे क्रिकेट है, और भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे बैगा ओलंपिक्स में काफ़ी लोग आते हैं निकल के।
तो और जैसे अभी खेलो इंडिया में वुमेंस फुटबॉल का भी चल रहा है हमारे यहाँ बालाघाट में, जिसमें कि बालाघाट की भी बच्चियाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो स्कोप काफ़ी है बालाघाट में। तो ये दो चीज़ें मुझे लगी कि बालाघाट में बहुत अच्छी है। आपको क्या लगा बालाघाट के लिए? बालाघाट में जैसे ही मैं आई तो मुझे यहाँ नेचर, एक्चुअली मैं नेचर मुझे बहुत पसंद है, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मुझे शोरगुल ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अगर नेचर के बारे में बात करो तो एकदम यहाँ पे रॉ ब्यूटी है। अभी तक टूरिस्ट एक्टिविटी इतनी यहाँ पे नहीं है, तो जो बालाघाट की एक्चुअल सुंदरता कह लो हम, वो वैसी ही है। तो यहाँ पे कोई भी अगर आएगा ना तो उसे बहुत शांति, बहुत पीसफुल ऐसा महसूस होगा। तो नेचर की अगर हम लोग बात करते तो बालाघाट इस मामले में बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जितनी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड है। मतलब उनमें इतना टैलेंट है कि वो अपनी हॉबी परस्यू कर रही है या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसको लेकर उनको बहुत आगे निकल सकती है, आगे पहुंच सकती है। अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में देखें तो पढ़ाई के मामले में बच्चियाँ बहुत आगे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़, जैसे स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रहा है, अभी स्पोर्ट्स में भी लड़कियाँ आकर के इतना अच्छा खेल रही है, कर रही। महिलाएँ भी यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट से बिलोंग करती है, तो जो ट्राइबल की चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी जगह जाकर बहुत महंगी बिकती है, तो वो यहाँ पे महिलाएं सारा खुद हाथ से बनाती है। तो एक वो कल्चर भी है आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। जी, पुलिस का जो जॉब है या जो कार्य है या कर्तव्य क्षेत्र है, तरीका है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा भी हम कह सकते हैं, या दिमाग को थकाने वाला कह सकते हैं। ये स्ट्रेस आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? आप दोनों पुलिस सेवा में हैं, तो कहीं लगता नहीं कि थोड़ा समय कम पड़ जाता है व्यक्तिगत जीवन के लिए? ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि यार छुट्टी जाना है, अब कहीं सैंक्शन होगी नहीं होगी? ये नहीं बना रहता दिमाग में दुविधा? एक्चुअली ये मिसकॉन्सेप्शन है कि पुलिस में हैं तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पुलिस में हैं तो बाकायदा जितने भी लीव के रूल हैं आपको बिल्कुल वैसा छुट्टी मिलती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऑल्दो ये है कि वर्किंग आवर्स कभी कभी हो जाते, क्योंकि हमें चैलेंज के साथ अपनी जॉब करनी पड़ती, ड्यूटी करनी पड़ती, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, या फिर और दूसरी चीज़ें हों। तो हम इसे मैनेज, हमारी जो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारी हॉबी है, जैसे मुझे शेर व शायरी पढ़ना लिखना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, जिम जाना पसंद है, रनिंग करना पसंद है, तो हम ये परस्यू करके अपना करते हैं। आप किससे मैनेज करती हैं? मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, तो मैं मॉर्निंग में योगा क्लास जाती हूँ। उसके बाद मैं मेडिटेशन डेली करती ही हूँ, तो मेडिटेशन से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी शांत महसूस करती हूँ। फिर मुझे पेंटिंग का शौक़ है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, और मैं कथक ट्रेंड हूँ, मैं क्लासिकल डांस भी पसंद करती हूँ। तो इन चीज़ों के थ्रू मैं अपने आप को बैलेंस कर लेती हूँ, अपना मूड। अब बताइए, सर के बारे में अच्छी बात भी बतानी पड़ेगी आपको और ख़राब वाली बात भी बतानी पड़ेगी। सर की अच्छी बात ये है कि सर का नेचर बहुत शांत है। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि पुलिस वाला नेचर नहीं है, जैसे होता है ना पुलिस में बेसिकली नेचर होता है कि बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत चिल्ला के बात करना या बहुत तेज़ बात करना या कभी चिल्ला देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो दिन भर से ऐसे हैक्टिक शेड्यूल भी रहा, कभी दिन भर जॉब करके भी आएंगे ना शाम को, तब भी वो उतने ही शांत रहेंगे। मतलब अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ा सा गुस्सा अगर हो जाती हूँ या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि नेचर में थोड़ा सा आ जाता है, बट सर ऐसे नहीं, वो इतने शांत रहते कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकते, वो इतने शांत है। तो अपने आप ही मूड फिर डाउन हो जाता है। तो हम लोग का कहना चाहिए आज तक कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, मतलब 2 साल। इसमें डिस्क्लेमर है, मैं शांत उन लोगों के लिए हूँ जो अच्छे हैं, बदमाशों के लिए तो मैं बहुत ख़राब हूँ। मैं झाबुआ में था तो बदमाश बहुत डरते थे, क्योंकि उस समय प्रोविजन में था तो सिंगल स्टार लगा हुआ था, तो वहाँ पर अपराधी एक्चुअली वहाँ स्थायी वारंटी मैंने काफ़ी तामील किए थे अपने। मेरा एक टारगेट था 4 महीने में मैंने 50 वारंटियों को पकड़ा था। इंटर स्टेट का जो गैंग था उसको भी मैंने बस्ट किया था। तो हाँ, बुरे लोगों के लिए मैं बहुत बुरा हूँ। मैम बहुत अच्छी है, शांत हैं और काफ़ी बढ़िया है। नेचर काफ़ी अच्छा है मैडम। मतलब ये ऐसा है कि मतलब कैमरे कभी ऐसा कभी झगड़ा नहीं हुआ हमारे बीच में, कभी कोई ऐसी चीज़, हाँ कोई किसी बीच में को ऐसा हमारा आर्गुमेंट नहीं होता, और मतलब कोई भी चीज़ है तो एक दोनों बैलेंस कर लेते हैं उस चीज़। एक्चुअली हेल्दी डिस्कशन करते हैं, किसी टॉपिक पे कुछ होता है तो उसमें हम लोग बैठकर हेल्दी डिस्कशन करते, बात करते कि इसको कैसे हम लोग करें। मतलब बजाय इसके कि हॉट टॉक करना या एक दूसरे के ओपिनियन को नहीं मानना, ऐसा ना करके हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करके फिर एक निष्कर्ष पे निकलते कि हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का ऐसे कभी झगड़ा या इस तरह की चीज़ें आज तक कभी नहीं हुई है। ज़्यादा केयरिंग कौन है? ज़्यादा केयरिंग मैं तो सर का ही कहूँगी, सर ज़्यादा केयरिंग है। दोनों केयरिंग ऐसा है।
और दोनों केयरिंग रहेंगे जभी सब चीज़ें अच्छी चलती। पतवार मतलब व्हील जो है हमारी गाड़ी का बैलेंस्ड रहे तो वही ठीक रहता है, और वैसे ही हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। अब चूंकि हम आपकी व्यक्तिगत जीवन और आपके जो कार्यक्षेत्र है इस जीवन के बारे में भी बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी का जिस तरह से एक आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति जो जिस तरह का भय बना है, इसे दूर करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? एक्चुअली हम जब सर्विस में नहीं आए थे, पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं आया था, हमें भी ऐसा लगता था यार पुलिस वाले हैं। मैं कभी थाने पे नहीं गया, किसी कोई ऐसा मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में भी कोई था नहीं कि जो पुलिस सर्विसेज में हूँ, तो एक अजीब सा लगता था। मगर जब मैं पुलिस सर्विसेज में आया तो ऐसा कुछ मुझे लगा कि ऐसा कुछ है भी नहीं एज सच। इतने सारे हमारे ऊपर मॉनिटरिंग रहती है, सुपरविज़न रहता है, और सभी लोग जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग भी देखते हैं हमारी कार्यशैली को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पुलिस से ऐसा करना चाहिए, और डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और हम लोग काफ़ी इनिशिएटिव भी लेते हैं। हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग होती है जो कि आउटरीच करती है सोसाइटी में, और ये बहुत हमारा इनिशिएटिव चलते हैं, हमारे एमपी गवर्नमेंट का, हमारे एमपी पुलिस का भी ये इनिशिएटिव है कि लोगों को हमारी पुलिसिंग में शामिल किया जाए। तो बालाघाट में भी ये ऐसा होता है। महिलाओं के लिए क्या कुछ और किया जा रहा है? महिलाओं के लिए तो हम लोग जागरूकता कार्यक्रम समय समय पे चलाते ही है। जैसे अगर हम लोग 1-2 महीने पहले की बात करें तो एक चेतना अभियान चला था यहाँ पे 9 दिन का। उसमें भी यही था बेसिकली कि हम लोग को महिलाओं को जितना जागरूक हो सकता है हम लोग उतना उनको जागरूक करेंगे। तो अलग अलग स्कूल्स में जा कर के, उस टाइम दुर्गा जी का उत्सव चल रहा था, तो अलग अलग पंडालों में जा कर के हम लोगों ने ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको जा कर के अवेयरनेस जनरेट करी थी। पोस्टर्स, पैम्पलेट्स बंटवा रहे थे। कई बार स्कूल कॉलेजेस के बच्चियों को हम लोग थाना विजिट करवाते हैं, कंट्रोल रूम विजिट करवाते हैं, कि उनको पता चले कि पुलिस में किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या क्या चीज़, उनको वो जो डर रहता है बेसिकली वो डर मिटना चाहिए। इस तरीके से हम लोग उनको अवेयर करवा रहे हैं। जी गौरव जी, जिस तरह आपने कहा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे और फिर कक्षा 8 के बाद आपने तो ये इससे जुड़े कैसे किस्से रहे, और यहाँ पर एक इंस्पिरेशनल चीज़ आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम हिंदी मीडियम के, हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या आप सूत्र देना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मैं आपको बताऊंगा और शेयर भी करूंगा। एक्चुअली मैंने कभी किसी को ऐसा इंटरव्यू दिया भी नहीं है, और कभी कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म में बोला भी नहीं। एक्चुअली ऐसा था कि हिंदी मीडियम में भी मैं ऐसा ज़्यादा स्टूडियस टाइप का नहीं था, और बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। 5th मेरे काफ़ी कम पे, मतलब फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं था मैं 5th स्टैंडर्ड में हिंदी मीडियम में होते हुए भी। 8th में मेरे थोड़े बहुत अच्छे परसेंटेज थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं CBSE स्कूल मैं जब ज्वाइन किया तो 9th मेरा था, तो मुझे लगा कि यार CBSE मैं कैसा करूँगा, जबकि मैं हिंदी मीडियम में भी इतना अच्छा नहीं हूँ। तो मेरे फादर जो हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। उन्होंने कहा कि नहीं आप कोशिश करें, तो उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं, कम से कम 1 साल फेल तो हो गया आप, तो उसके बाद आप कर लेना, रिपीट कर लेना। और हुआ ये कि 9th में मेरे तब भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न नहीं बना और मैं फ़ेल हो गया 9th में। एक सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो गया। मगर हमारे स्कूल में 3 चीज़ें थी, या तो फेल करेंगे या पास करेंगे, या एक ऑप्शन था प्रमोट। तो मैं एक सब्जेक्ट में चूँकि फ़ेल हो गया था, काफ़ी कम मार्जिन से हुआ था ऑल्दो, मगर फ़ेल हो गया था, तो उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया। तो वो मुझे इतना बूस्ट किया वो चीज़ कि मैंने 9th से लेके इतनी मेहनत की कि फिर मुझे लगा कि यार मुझे बहुत मेहनत करना है। तो 12th तक आते आते मैंने सेल्फ स्टडी के दम पे फर्स्ट अटैम्प्ट में IIT EML में मेरी रैंक ऑल इंडिया 1711 थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं 12th में फिर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द एकेडमिक अवार्ड भी मिला मुझे, तो मैंने बहुत मेहनत किया उसके बाद। और इसके बाद जब सोशल सर्विसेज में आए जी, आपने वहाँ कोचिंग ली फिर? नहीं, एक्चुअली मैंने किसी भी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली। ऑल्दो मैंने एक्चुअली मेरा मीडियम जो था सर्विसेज में राइटिंग का, वो इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम से अपने पेपर्स वगैरह लिखे हैं, और मैं खुद घर पे ही पढ़ता था। छिंदवाड़ा से ही मैंने स्टडी की, सेल्फ स्टडी। और इंटरव्यू के लिए ऑल्दो मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ लगाए थे एक पर्टिकुलर कोचिंग में, तो मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ के मॉक इंटरव्यू दिए थे बस। जी गौरव जी, आप इस उच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो इस तरह का सपना देखते हैं। उन युवाओं के लिए क्या कुछ कोशिशें आप कर रहे हैं? एक्चुअली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हम जब से जॉब में आए तब से हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं निरंतर, डिफरेंट इनिशिएटिव लेके।
बाकी इससे सर्विसेज में आने से पहले भी जो है, जैसे मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में 2012 में लास्ट में दिसंबर में मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, जो कि बेसिकली जबलपुर इंजीनियरिंग जो कॉलेज है जबलपुर में जेईसी, वहाँ के स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिन्होंने हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक कॉन्सेप्ट सोचा कि क्यों ना हम स्लम के बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें 5वीं के बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय की ट्रेनिंग, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करवाएं। तो चूँकि हम लोग स्टूडेंट्स थे जेईसी के और हम अपना कुछ स्पेयर टाइम जो होता है अपार्ट फ्रॉम कॉलेज का टाइम और अदर एक्टिविटीज़, हम क्यों ना ऐसा टाइम निकालें और बच्चों को कुछ कंस्ट्रक्टिव हम अपनी क्वालिटी जो टाइम है वो दे सकें। तो बेस्ट ये हो सकता था कि हम टीचिंग कर लें। तो टीचिंग में स्टार्ट मैंने किया, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ते गए और उसमें हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। सफलता भी हमें हाथ लगी और वो ग्रुप अभी भी चल रहा है। तो जेईसी के स्टूडेंट्स जो है अभी भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और बच्चों को प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी उसके अलावा इतर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं वो लोग, जैसे क्लोथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे विंटर में है और ऑर्फनेज में जाके बच्चों को हेल्प करना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सिखाना हो या उनको पढ़ाना हो या जेएनवी के प्रिपरेशन करवाना हो। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ जेईसी के जो बच्चे हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो अभी भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के दौरान कभी कुछ शरारतें की हों आपने, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत फेमस होते हैं इस तरह की शरारतों के लिए? इस टॉपिक पे तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक अलग ही सेपरेट इंटरव्यू हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें थी, जेईसी में थे हम तो, ऑल्दो मेरा नेचर ऐसा था नहीं कि ज़्यादा किसी भी उसमें इन्वॉल्व होने का, बाकी थे काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे। आपको शेरो शायरी का शौक़ है, कौन से शायर आपके पसंदीदा हैं और जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका फेवरेट टॉपिक क्या होता है? एक्चुअली मेरे पसंदीदा जो शायर हैं वो हैं दुष्यंत कुमार से, मतलब एक्चुअली वो सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं। जैसे साए में धूप जो है, उनमें काफ़ी अच्छा उनकी रचना है, मेरी बुक उनके रखी भी है यहाँ पर साए में धूप, तो उनको पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। और उनसे ही मैंने एक्चुअली उन्होंने हिंदी उर्दू का काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था लिखना, और हमारे 12th में एक चैप्टर भी था साए में धूप, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनसे। और मेरे फादर भी जो हैं वो भी लिटरेचर में काफ़ी लिखते हैं, वो दोहा चौपाई में प्रीता जायन उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, तो वो भी मेरे इंस्पिरेशन है। तो अब कुछ हमारे दर्शक अगर आपके मुखारबिंद से कुछ सुन लें, क्योंकि पंक्तियाँ बड़ी अच्छी लगती है जब आप उन्हें सही लहजे से बोलते हैं, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलते हैं। जी चलिए ठीक है। एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट जो शेर लिखा था वो अपने कॉलेज के डेज़ में ही लिखा था, शुरुआती दिनों में। तो वो कुछ इस तरह है कि जनरली हम लोग क्या होता है कि आजकल सोसाइटी ऐसी हो गई है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं शेर का, कि सोसाइटी ऐसी हो गई है कि हम लोग किसी से भी जब बातें करते हैं तो कुछ भी उटपटांग बातें करते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, या फिर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं रहता है। तो वही मेरे दिमाग में कभी बैक ऑफ द माइंड रहा, तो उसी को मद्देनज़र रख के मैंने ये शेर लिखा था कि अपने अल्फाजों को पाकीज़गी दिया करो, कि जब भी आप किसी से बात करते हो आप अच्छे से बात करो, कि अपने अल्फाजों को पाकीज़गी दिया करो। ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन बहुत ही पावरफुल है इसकी, कि अपने अल्फाजों को पाकीज़गी दिया करो, अलिफ भी खुद को खुदा बनाने का अख्तियार रखता है। अलिफ जो होता है वो उर्दू वर्णमाला में आ की मात्रा होती है, और आ की मात्रा खुद में जब जुड़ जाती है तो वो खुदा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं जब वर्णमाला की पहली मात्रा में इतना पावर है तो आपके शब्दों में, आपके सेंटेंसेस में कितना पावर होगा। अब ये बताएं सोनम जी, आप कितना प्रभावित हुई थी सर की इस क्वालिटी से? मैं आपको बताना चाहूँगी, सर ने सबसे पहले मुझे यही शेर सुनाया था। ये मेरा पहला शेर है। सर ने पहला शेर ये लिखा था और सबसे पहले ही सर ने मुझे ये शेर सुनाया था, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई थी। और मैं इनको हमेशा सर को बोलते रहती थी कि आपको काफ़ी शौक़ है लिखने का, तो हमेशा आप लिखा करो, आपको शायरी बहुत अच्छी लिखते हैं सर। शायरी और भी इन्होंने लिखी है, शायरी डायरी में भी है, इनकी डायरी भी काफ़ी मेंटेन करते हैं सर, तो लिखते रहते हैं। और उर्दू ज़बानी है, तो वही जो एक होता है ना, उर्दू ज़बानी रहती है, तो सर का लहजा भी जब बात करते हैं ना तो उस अदब से ही बात करते हैं वो, तो कोई भी उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है।
क्योंकि उर्दू जो है वो बड़ी नफासत, बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, बहुत अदब से, बिल्कुल अदब की ज़ुबान है। जज्बातों को, अल्फाजों को शब्दों में पिरोकर पन्नों में उकेर देना, यही शेर व शायरी है। जो आपने बखूबी कर दी और सोनम जी को इम्प्रेस भी कर दिया, क्योंकि भैया लड़कियां तो ये चाहती हैं कि हमारे लिए भी कोई कुछ लिख जाए तो बड़ा अच्छा हो, है ना? बिल्कुल सही बात है। मैडम से बातें जो होती है वो शेर व शायरी से कम नहीं होती। मतलब आज जो है मतलब नॉर्मल डिस्कशन में कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी सर का कहीं ऐसे कहीं मूड हो जाए कुछ भी नॉर्मल चीज़ों में, तो वो उनका हवा पानी धूप किसी को भी लेकर वो शायरी एकदम चालू हो जाती है। और किसी भी समय, ऐसा नहीं कि कौन सा समय है, तो वो एक अच्छा मतलब माहौल हो जाता है किसी भी समय। आप दोनों चूंकि बहुत युवा हैं और आपने अपनी अपनी मेहनत से अपना अपना मुकाम पाया है, बहुत सारे युवा दर्शक इस वक्त आप दोनों को देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी अपने आप को कोई कम ना आके, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हो या किसी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हो, तो कई बार एक लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी ये धारणा मन में ना लाए कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, और वो चीज़ करने के लिए आप कड़ी मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ करो, तो ज़रूर वो चीज़ हासिल होगी। चाहे आप किसी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हो, आपका स्कूल में किस तरीके से एवरेज स्टूडेंट रहे या बिलो एवरेज रहे, वो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको ये चीज़ अचीव करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। बस एक डेडिकेशन चाहिए, कंटिन्यू मेहनत बहुत मांगता है, क्योंकि कोई भी आपको अच्छी चीज़ अगर हासिल करना हो तो मेहनत बहुत आवश्यक होती है। तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा और लग के करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हासिल होगी। जी गौरव सर। एक्चुअली सबसे बड़ा हर्डल हमारा किसी भी गोल को अचीव करने में रहता है एक्सक्यूज़, कि हम एक्सक्यूज़ देते हैं या फिर बना लेते हैं। तो एक शेर के माध्यम से बोलूँगा मैं कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है शेर। तो एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि वो इस तरह है कि एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, एक दरिया है यहाँ दूर तक फैला हुआ, तू अपने बाजुओं को देख पतवारें ना देख। तो आपको जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और एक गोल सेट करो, बढ़ जाओ उसके पीछे और उसको अचीव करो। क्या बात है। बहुत ही 2 पंक्तियों में जो आपके शेर थे और उसमें जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन छुपा हुआ था। अब चूंकि हमारे इस प्रोग्राम का जो समय है वो समाप्ति की ओर है, मन चाह रहा है और बातें करें आपसे। ख़ासकर जैसे ही आपने कहा कि मैंने नायब तहसीलदार से अपने करियर की शुरुआत की, डीएसपी तक पहुंचा, इस वक्त थर्ड आई न्यूज़ से बात करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा ये पहला इंटरव्यू किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैंने ऐसा सच किसी ना तो प्रिंट मीडिया या अपने सोशल मीडिया में कहीं पे भी ऐसा कुछ दिया नहीं है इंटरव्यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को जाना, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। चलते चलते तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं और जो कोई आगे अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस तरीके से निश्चिंत होकर अपना एक एम बनाएं और उसकी मेहनत में आप लग जाए, तो आपको ज़रूर वो चीज़ हासिल होगी। जी बिल्कुल, दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग, ऐसा नहीं है, देखिए एक छोटे से गांव से मैं उठकर अपना मेहनत करके, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा, हाँ मगर ये था कि जो भी मैं करता था सिंसियर होके थोड़ा सा करता था। मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं था, बाकी सिंसियर ज़रूर था। तो आप अपने गोल के लिए सिंसियर रहें और मेहनत करते रहें। कांस्टेंट कंसिस्टेंसी अगर आपकी है, मेहनत कर रहे हो आप, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जी। दर्शकों, हम आपको बता दें, आज अनकही बातें में हमारे मेहमान थे डीएसपी गौरव पाटिल, डीएसपी सोनम पाटिल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमने बातचीत की, आपके अनुभव जाने, आपके जीवन से जुड़ी बातें जानी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, देखना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा इंतज़ार अगले रविवार का रात 8 बजे तक। तब तक दीजिए इजाज़त आज के इस अंक से। नमस्कार।